तो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम गोल्गी अपैरेटस। यहाँ से हम आज शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लास में आपने ये जाना था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपकी, जो कि आपकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर भी लगी होती है, और कुछ आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी पड़ी रहती है, डिस्ट्रीब्यूटेड हुई रहती है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी वहाँ लगी होती है, न्यूक्लियस के बाहर जो लगी होती है, उसको मैंने कहा था कि उसके ऊपर राइबोसोम्स आपको लगे हुए मिलेंगे। और राइबोसोम्स का फंक्शन था प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन बनाना। और वो प्रोटीन जो राइबोसोम बनाते थे, उसको प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डाल दिया जाता था। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसको ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स की फॉर्म में, थैलियों की फॉर्म में, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स की फॉर्म में कुछ इस तरह से यूं बंद करके कहाँ भेज देती थी। सपोज करो यहाँ जस्ट इसके ऊपर, यहाँ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मान लो, और ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के ऊपर लगी हुई है, वो वाली है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई है यहाँ पर। और इसके अंदर से ये पिंच ऑफ, बर्ड्स ऑफ होके निकलती हैं, जो आपकी वेसाइकल्स हैं, जिनके अंदर आपके क्या है, प्रोटीन्स हैं इनके अंदर, ठीक है। या फिर इनके अंदर फैट हो सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो आपकी फैट का फॉर्मेशन करती है, फैट की सिंथेसिस करती है, लिपिड की सिंथेसिस करती है। और वो लिपिड वाली वेसाइकल्स जो होती हैं, उनमें भी अगर मान लो लिपिड के साथ कुछ चेंज होना हो, कुछ परिवर्तन होना हो, तो उस परिवर्तन के लिए, उस चेंज के लिए वो भी कहाँ पर पहुँचती हैं, आपकी गोल्गी बॉडी के पास आती हैं। यानी हमने कहा था कि गोल्गी बॉडी जो है उन बनी हुई प्रोटीनों के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेगी, कुछ चेंज लाएगी। ये गोल्गी का काम होता है। देखिए, गोल्गी बॉडी जो होती है वो आपकी कुछ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स की बनी हुई होती है, फ्लैटेंड सैक लाइक, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी होती है। तो जिसमें कि कुछ इनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। जो आपकी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये इन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स के ऊपर अंदर आपके कुछ मेम्ब्रेन के अंदर इनकी कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स आपके मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। जो मॉडिफिकेशन होता है उस मॉडिफिकेशन का काम करते हैं वो एंजाइम्स। तो इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल लगी होती हैं गोल्गी बॉडी की जो कैविटी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। दीज आर द सिस्टर्नी। तो ये आपके जो फ्लैट पैरेलल लाइंस एक दूसरे के ऊपर दिख रही हैं, इनको आप कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। इनके इसके देखो दो फेस इसके होते हैं। एक फेस इसका कहलाता है सिस फेस, अगर आपके याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। दूसरा फेस इसका कहलाता है ट्रांस फेस। जो इसका सिस फेस होता है वो इसकी तरफ रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और जो ट्रांस फेस होता है वो इसका सेल की मेम्ब्रेन की तरफ रहता है बाहर। ये इधर सेल मेम्ब्रेन है। होता ये है कि जो सिस फेस है वो आपका प्रोटीनों को रिसीव करता है, और फिर वो जो वेसाइकल्स हैं वो इसके साथ फ्यूज कर जाती हैं, वो प्रोटीन इसमें आ जाती हैं। उनके अंदर अगर मान लो प्रोटीन में कोई, प्रोटीन के साथ में मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट जोड़ना है, या फिर प्रोटीन के साथ कोई लिपिड जोड़ना हो, या फिर लिपिड के साथ कोई प्रोटीन जोड़नी हो, तो इस तरह के जो, या फिर कोई पार्ट हटाना हो, मोड़ना हो, कुछ भी ऐसा काम करना हो, मॉडिफिकेशन जैसा करना हो, तो इसके लिए क्या होता है, ये गोल्गी बॉडी काम करती है। फिर उनमें मॉडिफाइड जो प्रोटीन होती हैं, जो जिनमें चेंज हो चुका है, उनको भेज दिया जाता है इधर ट्रांस फेस से बाहर निकल जाती हैं। आप देख रहे हैं इतनी सारी ग्रीन जो ये हैं, दीज आर द सिक्रीटरी वेसाइकल्स। यानी फाइनली जो सेल होगी उससे, सेल की मेम्ब्रेन से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर मतलब ये प्रोटीन जो होंगी यहाँ सेल की यहाँ आएंगी,
और जो इनके अंदर की प्रोटीन होंगी वो मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगी इस तरह से। ठीक, तो या तो ये प्रोटीनों को सेल के अंदर ही रखते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्गी बॉडी जो प्रोटीन बनाती है उनको प्रोटीनों को भेज देती है दूसरी सेल्स के पास, बाहर दूसरी जगह जहाँ डिमांडिंग होती है वहाँ भेज देते हैं। ठीक है, तो ये गोल्गी का फंक्शन आपको जानना है, इतना बस। ठीक है, बाकी आपकी बुक में जो लिखा है वो देखो क्या लिखा है। लिखा है कि द गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। गोल्गी apparatus जो है वो कैमिलो गोल्गी ने पहली डिस्क्राइब किया था। एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल। ये क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स का सिस्टम है, एंड जो एक अप्रॉक्सीमेटली जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल लगी होती हैं, एंड इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्नी। एक स्टैक का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टैकिंग टू ईच अदर, तो क्या बनाती हैं, सिस्टर्ने बनाती हैं, इनको कहते हैं सिस्टर्नी। एंड दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER। तो हमने कहा कि भाई इनका कनेक्शन किससे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्शन होता है, वो भी जो ये न्यूक्लियस के बाहर लगी हुई है जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हैं उसके साथ इसका कनेक्शन होता है। एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, एंड द मटीरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड और आउटसाइड द सेल। तो जो मटेरियल ER में पैक करते हैं, ठीक है ना, सिंथेसाइज नियर द ER, पैकेज एंड डिस्पैच टू द वेरियस टारगेट इनसाइड और आउटसाइड द सेल। तो जो सेल को अंदर चाहिए होता है या सेल के बाहर भेजना होता है तो वहाँ भेज दिया जाता है। फिर लिखा है कि द गोल्गी सेल थ्रू द गोल्गी apparatus के थ्रू, गोल्गी apparatus को या तो बाहर भेज देता है या फिर अंदर रख लेता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसाइकल्स। तो इसका काम क्या है कि ये मॉडिफाई करता है प्रोटीनों को, पैकेजिंग करता है वेसाइकल की फॉर्म में, थैलियों की फॉर्म में बंद करता है, पैकेज बनाता है। एंड इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी apparatus। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होगा कि स्टार्च जो आपका होता है, जैसे मान लो हम कहें आपका स्टार्च है, तो स्टार्च का क्या काम होता है, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च आपका मान लो पोटैटो में होता है, आलू में होता है, तो वो आपका ग्लूकोज का बना हुआ होता है, जिसमें ग्लूकोज की बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं, ग्लूकोज की बड़ी चेन्स होती हैं, और वो आपकी मिल्क क्या बनाती हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन करती होती है। ग्लूकोज की जो चेन्स होती हैं दे विल फॉर्म द स्टार्च। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च या फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से सिंपल आपका है ग्लूकोज, सिंपल से कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो भी आपका गोल्गी apparatus में ही होता है। तो यहाँ लिखा है कि इन सम केसेस, कुछ केसेस में, हमेशा नहीं, कॉम्प्लेक्स शुगर जो होती हैं वो भी आपकी बनाती है कौन, ये क्या बोलते हैं उसको, गोल्गी बॉडी। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स शुगर या लाइक जैसे स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, ग्लूकोज से बनी है, ग्लूकोज की बहुत सारी मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। तो इस तरह के और भी कोई जो होंगे, और भी जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, उनको फॉर्मेशन, किसी का कुछ का फॉर्मेशन गोल्गी apparatus करती है। ठीक है, फिर लिखा है गोल्गी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, आप समझने की कोशिश करना। अगर हम कहें कि भाई यहाँ बराबर में लिखा है, आप देख सकते हैं इधर लिखा है कि स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम। तो यहाँ लिखा है कि स्ट्रक्चरली जो लाइसोसोम होते हैं वो आपके एक कैविटी है, जिस कैविटी के अंदर एंजाइम भरे होते हैं, और वो कैविटी मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। मतलब ये लाइसोसोम के लिए एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, कि एक लाइन लिखी है कि मेम्ब्रेन फिल्ड, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं लाइसोसोम। तो अगर हम कहें आपको कि भाई ये मान लो सपोज करो एक लाइसोसोम है, हम यहाँ ऐसे ही बना रहे हैं समझने के लिए बात, और इसके अंदर क्या भरे हैं, एंजाइम भरे हैं, और ये बाहर इसके क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम भरे हैं, और एंजाइम आपके किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन आपकी कहाँ से बन के आ रही है, ER से बन के आ रही है। तो ऐसा हुआ कि कुछ प्रोटीनें ऐसी बनी जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, और वो आकर के आपकी गोल्गी बॉडी से सिक्रेटरी वेसाइकल की फॉर्म में बाहर निकली अगर मान लो, तो वो आपका लाइसोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम।
तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन यानी कि लाइसोसोम आपका एक एंजाइम फील्ड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो सीधी बात हुई कि भाई एंजाइम का फॉर्मेशन तो प्रोटीन है करेंगे। प्रोटीन आपकी कहाँ बन रही है, वो ईआर से बनकर वेसिकल की फॉर्म में पहले गोल्गी को आएगी, फिर गोल्गी उसको बाहर निकाल देगी। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम कौन करता है, गोल्गी बॉडी करती है। ठीक है, तो ये था आपके लिए गोल्गी बॉडी के बारे में जरा सा जो इन्होंने बताने की कोशिश करी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पैराग्राफ आपको दिया गया है छोटा सा, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि भाई जो आपका जो कैमिलो गोल्गी थे, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी करी थी, उनका और साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन था वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था। इससे आपको इस पैराग्राफ से, जो इनके साइंटिस्ट का वाला पैराग्राफ है, इससे आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है वो मैं बताता हूँ। यहाँ लिखा है कि कैमिलो गोल्गी वॉज बोर्न एट कोर्टेनो नियर ब्रेसिया in 1843 and he studied medicine at the University of Pavia, and after graduating in 1865 he continued to work in Pavia at the Hospital of St. Matteo. At that time most of his investigations were concerned with the nervous system. In 1872 he accepted the post of chief medical officer at the hospital for the chronically sick at the Abbiategresso, and he first started his investigations into nervous system in a little kitchen of the hospital. तो इनका जो मेन काम था ना, वो नर्वस सिस्टम के ऊपर इनका काम था। यानी नर्वस सिस्टम के ऊपर अपना काम कर रहे थे, जो रिसर्च कर रहे थे वो नर्वस सिस्टम के ऊपर कर रहे थे। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। एक सवाल फिर लिखा है, हाउएवर द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस विच गोल्गी कैरिड आउट वाज ए रिवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, ये पूछते हैं कि जो गोल्गी थे उन्होंने एक जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस सेल्स हैं, उनको जो स्टेन करने का तरीका निकाला था, कलर करने का तरीका निकाला था, उनको कलर किया था। तो सवाल आता है कि भाई कैमिलो गोल्गी ने किसको कलर किया था, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कौन सा कलर यूज किया था, स्टेन जो था वो क्या यूज किया था। तो आप बता दोगे यहाँ से कि भैया ऐसा है कि इन्होंने स्टेनिंग की थी नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर की जो स्टेनिंग की थी, उसके लिए स्टेनिंग के लिए इन्होंने क्या यूज किया था, उस स्टेनिंग के लिए इन्होंने यूज किया था सिल्वर नाइट्रेट। क्या यूज किया था, सिल्वर नाइट्रेट। और इस रिएक्शन को कहते हैं ब्लैक रिएक्शन। तो ये आपसे सवाल पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि ब्लैक रिएक्शन किसने बताई थी और किस स्ट्रेन का यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। ठीक है, Filigand is particularly valuable in tracing the process of most delicate ramification of the cell. Although his life he continued to work and on these lines, इसी पर ये पूरी उम्र काम करते रहे, and modifying and improving this technique, Golgi received the highest honor, an award in recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Ramon y Cajal for their work on the structure of the nervous system. तो स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम पर इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो ये भी एक सवाल है। ठीक है ना, किसके साथ मिला है, मिल करके ये भी आप याद कर लेना यहाँ से। ठीक है, तो कई बार यहाँ से अच्छे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ तक कि जो IAS के पेपर होते हैं उसमें भी आपको यहाँ से सवाल बना देते हैं। ठीक है, NCERT के पेपर आता है वहाँ पर भी। इसके नीचे आपको दिया गया है भैया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में आप थोड़ा पहले जान लो, फिर इसके फंक्शंस समझ लो, फिर हम इसको पढ़ लेंगे जो आपकी बुक में दिया गया है। तो पहले तो आप जान लो कि लाइसोसोम जो होता है वो आपका जो आपकी गोल्गी बॉडी होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटीन है वो ER से बन के गोल्गी के पास आती हैं। और यहाँ आपको बताया गया है कि भाई लाइसोसोम जो है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। यहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है कि भाई structurally lysosomes are membrane bound sac filled with digestive enzymes. अब एंजाइम है तो एंजाइम तो प्रोटीनों से ही बना होगा, और प्रोटीनों से बना है तो इसका मतलब गोल्गी के अंदर आई होंगी मॉडिफाई होने के लिए प्रोटीनें, और वहाँ से आपका जो एंजाइम है वो एक वेसाइकल में बंद हो गए हैं, और वेसाइकल जो है अब क्या कहला रही है, लाइसोसोम कहला रही है। बात समझे, ऐसी वेसाइकल आपकी क्या कहला रही है, लाइसोसोम।
सोम वेसाइकल कहला रही है, ठीक है। उसके अंदर आपके क्या भरे हुए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। तो काम क्या होता है इसका, देखिए ऐसा है कि यहाँ तो आपको दिख रहा होगा ER है, ER से आपकी गोल्गी बॉडी आई होगी, गोल्गी बॉडी से आपके बन रहे हैं लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइक दिस, एंड दीज आर द लाइसोसोम्स विद फिल्ड विद एंजाइम्स लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी आपके डाइजेशन में काम आते हैं वही सब एंजाइम इसके अंदर भरे होते हैं। काम क्या होता है इनका, मान लो कि आपकी सेल ने कुछ एनगल्फ कर लिया फूड पार्टिकल, सपोज करो आपकी कोई सिंगल सेल है और उसने कुछ फूड पार्टिकल एनगल्फ किया, तो ये एक तो ये इस तरह का डाइजेशन जो कि लाइसोसोम कराते हैं, इसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं, सेल के अंदर डाइजेशन, ठीक है। तो इसमें होता है कि मान लो सॉलिड पार्टिकल कोई सेल के अंदर गया, जब सॉलिड जाता है तो जो भी कुछ भी जाता है, भले सॉलिड जाए लिक्विड जाए, तो हम उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस हुई है। क्या हुई है, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर कुछ आया है। तो अगर वो सॉलिड आता है तो उसको हम बोल देते हैं कि भाई वो फैगोसाइटोसिस वर्ड यूज कर लेते हैं सॉलिड के लिए। और अगर भाई मान लो लिक्विड आता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पिनोसाइटोसिस। जो भी कुछ आता है अंदर, मान लो सॉलिड आया लिक्विड आया तो उसको क्या होता है, बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है उसके चारों तरफ एक कवर बना लेगी और इस तरह से एक कवर हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा, जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल, या फिर इसको कहेंगे फैगोसोम। फिर ये फैगोसोम जो है आपका लाइसोसोम को मिल जाएगा, लाइसोसोम से मिल जाता है, और लाइसोसोम से मिल करके क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर भरे हुए एंजाइम जो होंगे वो एंजाइम इसका डाइजेशन शुरू कर देते हैं, इसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, ब्रेक डाउन शुरू कर देते हैं इसका, ठीक है। तो ब्रेक डाउन के बाद जो चीज़ें सेल के काम की होती हैं, जो चीज़ें सेल को चाहिए होती हैं उनको सेल रख लेती है, और जो चीज़ें सेल को नहीं चाहिए होती उनको सेल एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकाल देती है, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो सेल के अंदर आपकी सेल है, इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब हो जाता है, सपोज करो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ख़राब हो गया, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो तब ये लाइसोसोम को मिलेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया को लाइसोसोम लेगा और फिर इसके साथ भी लाइसोसोम वही करेगा, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ा जाएगा और इसके ब्रेक डाउन करके इसके अंदर से जो काम की चीज़ें हैं उनको रख लिया जाएगा, जो नहीं है उसको एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी तरह जो आपकी बॉडी में डिफेंस वाली सेल होती हैं, जो आपकी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म करती हैं, उनमें भी ये होता है कि वो आपके बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको निगल लेती हैं इस तरह से अंदर, और फिर उनको लाइसोसोम के हवाले कर दिया जाता है, और लाइसोसोम जो है उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको खाना खाना है और डाइजेशन करना है, तो वो डाइजेशन के लिए उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन तो नहीं होगी, तो उसके अंदर तो लाइसोसोम ही है, और लाइसोसोम उसका डाइजेशन में हेल्प करता है। बात समझ आई। तो डिफेंस वाली सेल जो आपकी होती है बैक्टीरिया को निगल के मारने में, उसमें भी इसका यूज है। डाइजेशन जिसका भी सेल को करना होता है वो लाइसोसोम की हेल्प से सेल उसका डाइजेशन कर लेती है। फूड हो तो फूड को भी, लिक्विड हो तो लिक्विड भी, और बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरिया का भी, इनका सबका। तो ये काम है लाइसोसोम का। और अगर मान लो सेल आपकी पूरी टिश्यू खराब हो जाती है सेल, तो ऐसे केस में सेल क्या करता है, लाइसोसोम बस्ट कर जाते हैं, टूट जाते हैं लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पूरी, और जो एंजाइम है वो पूरी सेल के अंदर आ जाएंगे। इससे ये होगा कि भाई आपका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, सेल आपकी बस्ट कर जाएगी, पूरी तरह से टूट जाएगी, ठीक है ना। तो इसको तब उसको हम बोलेंगे कि भाई तब हमारा लाइसोसोम जो है वो सुसाइडल बैग है। क्या है, सुसाइडल बैग, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ थ्योरी में क्या लिखा है आपकी बुक में, थोड़ा थोड़ा करके इसको देखो। तो यहाँ पर लिखा है कि भाई स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड sac filled with digestive enzymes and these enzymes are made by RER। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है एंजाइम तो आपके प्रोटीन होते हैं, तो RER ही बनाएगी, और कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएंगे, मतलब RER के ऊपर जो लगे हैं।
एंड लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्या है तो आप बताना कि भाई ये तो लाइसोम है। एंड दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटीरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनली। Foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as old organelle end up the lysosome। देखो दिखा, ध्यान समझना। इन्होंने कहा है कि भाई ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल कर कोई बाहर से सेल के अंदर घुस जाए तो उसका डाइजेशन कर देते हैं। एंड एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनलीज को वॉर्न आउट कर देते हैं। मान लो कोई माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह खराब हो रहा है तो उसको भी कर देंगे। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया अगर घुसता है या फिर कोई फूड अंदर आता है तो एज वेल एज द ओल्ड ऑर्गेनली, अगर कोई आपकी ऑर्गेनली सेल की खराब हो गई है, जैसे मैं माइटोकॉन्ड्रिया को बता रहा था आपको, तो वो लाइसोसोम के पास आकर एंड अप हो जाते हैं। विच ब्रेक अप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम आपके बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम रखते हैं। ये ध्यान रखना, इसके अंदर की जो कंडीशन होती है वो एसिडिक कंडीशन होती है, ठीक है। एंड एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, कुछ भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो उसको तोड़ देते हैं ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, अगर आपकी सेल जो है वो डैमेज कर जाती है, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो अब हमने कहा था कि भाई अगर आपकी सेल डैमेज हो जाएगी तो ऐसे केस में जो आपका वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, लाइसोसोम जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, सुसाइडल बैग कहेंगे। तब वो बर्स्ट कर जाएगा और बर्स्ट करने के बाद आपकी जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होने के बाद एंजाइम जो है वो सेल को ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे। बात समझ आई आपको ये? तो अब उसको बोलेंगे हम सुसाइडल बैग्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा क्या काम होता है कि ये एनर्जी बनाता है। आपको पता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है। ऐसा आपने सुना होगा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है ना। कैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, ये थोड़ा सा प्रोसेस आप जरा सा जानोगे। तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, पहले तो ये देख लो आप। यहाँ लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो है वो दो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है ना। दो मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आपको मिलेंगी, आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बाहर वाली मेम्ब्रेन लाइक दिस, अगर हम कहें कि बाहर मेम्ब्रेन इस तरह से कवर बना के रखी है एक, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरह से अंदर की तरफ को मुड़ी हुई है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसने बनाए हैं अंदर की तरफ को मुड़ करके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका वो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली है। जिस डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली के अंदर वाली मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को मुड़ करके कुछ उंगलियों जैसी स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अंदर की तरफ बना रही होती है, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं क्रिस्टी। तो यहाँ लिखा है क्रिस्टी, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दीज आर द क्रिस्टी, जो अंदर की तरफ को मुड़ी हुई हैं। फिर आपको दिखेगा इसके अंदर कुछ ब्लू कलर का है, तो ये भी डीएनए, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए पड़ा रहता है, ठीक है। और इसके अंदर राइबोसोम भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। डीएनए मिलेगा, राइबोसोम्स मिलेंगे। इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहेगा अंदर वाले कंपार्टमेंट में, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। यहाँ क्या है, मैट्रिक्स है। और दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। और इन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। यहाँ आपको जो क्रिस्टी वाला पार्ट है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन, हमने कहा कि भाई अंदर वाली मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को मुड़ी हुई है, तो उस मेम्ब्रेन का अगर हम देखें कि ये मान लो मुड़ी हुई मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ को जो मुड़ी हुई थी, ये इसके ऊपर आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर लगी हुई दिखाई दे रही होती हैं। ये छोटी छोटी सी इस तरह की स्ट्रक्चर्स लगी हुई हैं, इनको हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स,
इन्हीं स्ट्रक्चर्स का जो ये ऑक्सीजोम्स होते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स का काम होता है कि ये आपका एटीपी का फॉर्मेशन करे। एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स का काम होता है कि ये आपकी एनर्जी बनाती है। जो एनर्जी आपकी एटीपी बनते हैं वो आपकी यही बनाएंगे, ठीक है। तो एक बार थ्योरी में देखो लिखा क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, वाइल आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस होती है, वो उसमें से मतलब चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। एंड वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ को पूरी तरह से फोल्ड होकर रहती है। एंड दीज फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं ऑक्सीजोम्स, और ये ऑक्सीजोम का ही फंक्शन है एटीपी का फॉर्मेशन करना, एटीपी बनाना, ठीक है ना। एटीपी बनाना किसका फंक्शन है, ऑक्सीजोम का फंक्शन है। ऑक्सीजोम आपको कहाँ मिलता है, क्रिस्टी के ऊपर मिलेगा। तो जितना ज़्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा ही क्या बनेगा, आपका एटीपी बनेगा। जितना ज़्यादा क्रिस्टी होगा उतना ज़्यादा ही आपका क्या बनेगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। बात समझ आई आपको ये। तो यहाँ लिखा है कि दीज फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस and the energy required for various chemical activity needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। तो एनर्जी जो बनती है वो आपकी ATP की फॉर्म में बनती है। आपको ATP की फुल फॉर्म याद करनी होगी जो कि है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यही जो भी मैं जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, तो जो एनर्जी वेस्ट हो रही है तो वो किसकी फॉर्म में वेस्ट हो रही है, ATP की फॉर्म में वेस्ट हो रही होती है एनर्जी। फिर लिखा है ATP is known as the energy currency of the cell and the body uses energy stored in the ATP form making new chemical compound and mechanical work। तो सेल जो हमारी होती है वो ATP का यूज करती है। किस तरह से, जो भी मैकेनिकल वर्क करना होता है उसमें यूज करती हैं। जो भी काम होता है सेल के अंदर एनर्जी वाला, वो सारा इस ATP की वजह से ही होता है। नेक्स्ट लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनली इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। तो भाई ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन कौन से सेल ऑर्गेनली जो होते हैं जिनके अंदर आपको वो मिलता है, डीएनए मिलता है। तब आप बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका खुद का डीएनए पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड होते हैं उनके अंदर भी खुद का डीएनए होता है। एक तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और इनके पास इनका खुद का भी डीएनए होता है, ये बात ध्यान रखना। तो इस तरह के जो ऑर्गेनली जिन पे अपना खुद का डीएनए पाया जाता है उनको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली वो होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए मिलता है। एंड राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम से क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। डीएनए के पास क्या है, प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये इन्फॉर्मेशन से आराम से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर लिखा है देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। तो भाई सही बात है कि जिससे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो अपनी खुद की कुछ प्रोटीनों का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो इन्हें अपनी प्रोटीनें कुछ बनानी होती है, ठीक है। तो ये इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपकी बुक ने जरा सा बताया है, ठीक सा। थोड़ा सा बस मैं जरा सा और आपको जरा सा इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि मान लो आपने कोई खाना खाया होता है, मान लो ये आपकी सेल है, सेल के पास आपके फूड गया, मान लो ये ग्लूकोज जो है वो सेल के पास गया। तो भाई बच्चों ऐसा होता है कि ग्लूकोज आपका टूटता है सेल के अंदर, इसका ब्रेकडाउन होता है। ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का, जैसे C6H12O6 होता है। इसके ब्रेकडाउन के बाद जो भी कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का बनता है। और बच्चों फिर इसके बाद अगर मान लो सेल के पास ऑक्सीजन है, अगर मान लो सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो इसको इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज दिया जाता है। अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं होती है तो ये यहीं रह जाएगा और फिर यहाँ पर ये सेल के अंदर ही किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड, इस तरह से। ठीक है, ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट है, आप ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट है, आप इसको 10th में जानेंगे, 10th क्लास में आप पे आएगा ये।
लेकिन अभी के लिए आप जान लो कि अगर मान लो ग्लूकोज आपकी सेल के साइटोप्लाज्म में आता है, टूटता है, जो भी बनाता है, उसके बाद वो कंपाउंड अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसको भेज देते हैं सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्दर ब्रेकडाउन के लिए। फिर उसका ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और फूड टूटता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इसके टूटने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है और फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो होता है उससे जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो आपका कौन बनाएगा, ऑक्सीजोम बनाते हैं जो आपके क्रिस्टी के ऊपर लगे रहते हैं। ठीक है ना। तो अभी आपको 10th में आपके पूरा रेस्पिरेशन आएगा तब आप ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बहुत अच्छे से जानेंगे। तो अभी आपको इतना ही जानना है, ठीक है ना। तो आज आप इतना यहाँ तक का आप जाने, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्लास्टिड से फिर शुरू करते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।